नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज की जो अपनी यहाँ पे महत्वपूर्ण सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी यहाँ पे सीरीज़ नंबर 20। और दोस्तों, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलता रहे। दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तरी में अपन ने 45 इम्पोर्टेंट MCQs को सिलेक्ट किया है और साथ में ही लास्ट में 10 मिनट से संबंधित अपने बूस्टर डोज जो जीके से संबंध चला रखी है पहले पेपर से, वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 10 मिनट की आपको जीके से संबंधित प्रथम पेपर की डोज वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और साथ में दोस्तों कल सुबह 9 AM पर अपनी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी की क्लास रहेगी वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे उत्तोलक यानी लीवर से संबंधित, जहाँ से सीधा 1 या 2 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सुबह 9 बजे आप लीवर यानी उत्तोलक से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास भी आप जरूर ले। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर ले। यहाँ पे शेयर और लाइक आप करके ही अपनी आप की उपस्थिति दर्ज करवाइए। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, उनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को अपन ने यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कौन से देश में होगा? दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन कौन से देश में होगा ये अपने को यहाँ पे बताना है। भारत, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान या फिर संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होने वाला है वो प्रश्न नंबर 1 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखें दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, तो आप जल्दी से प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे और क्लास को शेयर और लाइक भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। नेक्स्ट और प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है? दोस्तों यहाँ पे पिंग पोंग है, ये किस खेल का अन्य नाम है ये अपने को यहाँ पे बताना है। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न रहेगा यहाँ पे। तो पिंग पोंग किस खेल से संबंधित है, या किस खेल का अन्य नाम है? तो शतरंज, जूडो, टेबल टेनिस या फिर टेनिस। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पिंग पोंग है, ये टीटी ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे टीटी से संबंधित रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो इसे अपन टेबल टेनिस कहते हैं। साथ में ही टेबल टेनिस का अन्य नाम पिंग पोंग देख लिया, इसके साथ में वीएफ भी इसका नाम है, वीएफ गोसिमा ये भी इसी के नाम है। तो अपने को यहाँ पे 4 नाम याद रखने हैं, टेबल टेनिस, पिंग पोंग, वीएफ और गोसिमा, ये चारों ही नाम ये हैं वो यहाँ पे टेबल टेनिस से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। और क्लास पसंद आती है तो जरूर क्लास को शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रही है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सी ग्लैंड है वो यहाँ पे मिक्स ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा जाते हैं बार बार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, जो ग्रंथि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक बहिःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी, एक अंतःस्रावी होती है, अंतःस्रावी, और तीसरी होती है वो मिक्स होती है यानी मिश्रित ग्रंथि होती है। तो यहाँ पे जो पूछी गई है वो मिश्रित ग्रंथि पूछी गई है। प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों अग्नेय ग्रंथि होती है, उसे अपन मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत के बाद में दूसरी ग्रंथि शरीर की वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखें दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 रहने वाला है वो रहेगा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम ने ओलंपिक में कितनी बार प्रतिभा किया? दोस्तों यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम है, इसने ओलंपिक में कितनी बार प्रतिभा या पार्टिसिपेट किया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, भारतीय फुटबॉल टीम ने ओलंपिक के अंदर पूछा गया है कि कितनी बार यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों फर्स्ट बार ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने कब पार्टिसिपेट किया था? तो वो 1948 ओलंपिक में किया था। और साथ ही में भारतीय फुटबॉल टीम का सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है वो 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में हुआ था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और अंतिम जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था वो 1960 का रोम ओलंपिक यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था। उसके बाद
भारतीय फुटबॉल टीम ने कभी भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो पर्सन नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 का सही आंसर। 4 बार पार्टिसिपेट किया है भारतीय फुटबॉल टीम ने, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 बार कब कब पार्टिसिपेट किया है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 4 बार जो पार्टिसिपेट किया है वो यहाँ पे 4 बार किया है 1948, फिर 1952 हेलसिंकी, 1956 मेलबर्न और 1960 रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने 4 बार पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 5 देखिए दोस्तों। पर्सन नंबर 5 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा की स्थापना कब की गई? दोस्तों यहाँ पे विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी है जो ओलंपिक या खेलों में नशे के विरुद्ध होती है, जिसे अपन वाडा के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब की गई है ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। वाडा जिसे अपन वाडा के नाम से जानते हैं यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी होती है जो नशे के विरुद्ध होती है खिलाड़ियों के, वो इसकी स्थापना कब की गई? तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 10 नवंबर 1999 को वाडा की स्थापना की गई थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 नवंबर 1999। नेक्स्ट और अगला पर्सन देखिए दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 6 रहेगा। पर्सन नंबर 6 विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी जिसे अपन वाडा के नाम से जानते हैं, इस वाडा का वर्तमान अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन है ये अपने को यहाँ पे बताना है। थॉमस बॉग, जॉन फाई, किलिंग भास्कर या एम्बावे। दोस्तों इस वाडा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है। पर्सन नंबर 6 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे वाडा का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो यहाँ पे जॉन फाई है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जॉन फाई जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व, ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री है। ये अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री जॉन फाई ये वर्तमान में वाडा के वर्तमान में अध्यक्ष है, यानी विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 7 देखें दोस्तों। पर्सन नंबर 7 रहने वाला है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जॉन फाई है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री है। ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पर्सन नंबर नेक्स्ट 7 देखें दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 7 रहने वाला है वो रहेगा विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी वाडा का मुख्यालय पूछा गया है दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और क्लास अगर पसंद आती है तो क्लास को शेयर और लाइक आप कब करते रहे दोस्तों। क्लास को शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्लास को शेयर और लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। पर्सन नंबर 7 यानी वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर वाडा का मुख्यालय है। लेकिन इसके पहले वाडा का मुख्यालय यानी इसकी स्थापना के टाइम पूछा जाए तो वो कहाँ था, ये अपने को यहाँ पे वो भी ध्यान रखना है। तो वर्तमान में वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा है, लेकिन इसकी स्थापना के वक्त ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे वाडा की जब स्थापना की गई थी, इस स्थापना के वक्त इसका जो मुख्यालय था वो लूसानी स्विट्जरलैंड में था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को की गई थी। उस समय इसका मुख्यालय लूसानी स्विट्जरलैंड में था और वर्तमान मुख्यालय है वह मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 8। पर्सन नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे वाडा का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों यहाँ पे वाडा है, इसका आदर्श वाक्य क्या है ये अपने को यहाँ पे बताना है, यानी इसका टैग लाइन क्या है या आदर्श वाक्य या टैग लाइन ये क्या है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्ले टुगेदर, प्ले ट्रू, प्ले ओ प्लेयर या उपरोक्त सभी। पर्सन नंबर 8 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे वाडा का जो आदर्श वाक्य या टैग लाइन है वो यहाँ पे प्ले ट्रू है, यानी सत्य या सच्चाई के साथ खेलना, सच्चाई के साथ खेलना, प्ले ट्रू ये इसकी आदर्श वाक्य या टैगलाइन होती है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 9 देखिए दोस्तों। पर्सन नंबर 9 विश्व में वाडा से मान्यता प्राप्त कितनी प्रयोगशालाएं हैं। दोस्तों यहाँ पे विश्व यानी वर्ल्ड के अंदर जो वाडा है इससे मान्यता प्राप्त कितनी प्रयोगशालाएं हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्रयोगशालाएं क्या होती हैं, तो वो सभी देशों में यहाँ पे ड्रग्स के या नशे की जांच के लिए जो प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती है, तो ऐसी कितनी प्रयोगशालाएं हैं जो वाडा से मान्यता प्राप्त है, जहाँ पर जांच होने पर वो सिद्ध हो जाता है तो खिलाड़ी को आरोपी या ड्रग्स के नशे या लिप्त में उसको पाया जाता है ताकि उसे प्रतिबंधित किया जाता है।
तो दोस्तों विश्व में जो वाडा से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं वो इसका सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे 35 यानी 35 प्रयोगशालाएं हैं वो वाडा से मान्यता प्राप्त रहेगी दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको भारत के संदर्भ में इसकी बात बताऊँ दोस्तों, तो भारत के संदर्भ में टोटल 35 वाडा से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है, लेकिन भारत में जो वाडा से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है वो यहाँ पे नई दिल्ली में स्थित है। और वो कौन से नंबर की है, तो वो यहाँ पे रहती है दोस्तों 34वें नंबर की प्रयोगशाला है भारत के अंदर। यानी टोटल कितनी है, तो टोटल 35 प्रयोगशाला है, उनमें से 34वें नंबर की प्रयोगशाला है वो भारत में नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10। और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। सुबह 9 AM पर जो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो यहाँ पे उत्तोलक से संबंधित यानी लीवर से संबंधित क्लास रहेगी, तो आप जरूर सुबह 9 बजे क्लास में जरूर जुड़े। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 10 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे वाडा की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी रैंकिंग है। दोस्तों यहाँ पे जो वाडा है उसकी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी रैंकिंग है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो वाडा है जो विश्व में खेलों के अंदर नशा या ड्रग्स से संबंधित जांच करती है, उसके अनुसार भारत की रैंकिंग कौन सी है 2019 में। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3rd रैंक या तीसरी रैंक है, यानी पूरे विश्व के अंदर खिलाड़ियों के नशे करने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, भारत में खिलाड़ियों के द्वारा जो नशा किया जाता है, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, अनेक नशीली दवाइयाँ इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ पे भारत तीसरे नंबर पर है। इतने नशा करने से खिलाड़ी यहाँ पे लिप्त हो चुके हैं नशे के अंदर। तो खिलाड़ियों को कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, वो अपनी सच्चाई के साथ खेलना चाहिए, लेकिन भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। ये एक भारत के लिए यहाँ पे कलंकित बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग टेस्ट का प्रयोग किया गया। दोस्तों यहाँ पे किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग टेस्ट का प्रयोग किया गया है, यानी टेस्ट का प्रयोग किया गया या इसे जांच की गई, डोपिंग टेस्ट किया गया, यानी खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट किया गया, ये कौन सा ओलंपिक था सबसे पहले, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग टेस्ट का प्रयोग किया गया। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, पहली बार जो खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट किया गया था वो 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में किया गया था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, मैक्सिको सिटी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट या परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्लास पसंद आती है तो जरूर क्लास को शेयर और लाइक करने में आपका कमी ना रखे दोस्तों। बार बार बोलने से आप शेयर और लाइक फिर भी नहीं करते तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत रह सकती है। तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिए ताकि मेरे को भी यहाँ पे आपके द्वारा मोटिवेशन दिया जाता है वो मिलता रहे। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे, किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग से संबंधित खिलाड़ी पकड़ा गया है, यानी कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार डोपिंग से संबंधित या नशे से लिप्त खिलाड़ी को पकड़ा गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है कौन सा ओलंपिक था। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, परीक्षण यानी पकड़ने के बाद में परीक्षण किया गया था वो 1968 में कर लिया गया था, लेकिन पहली बार कौन से ओलंपिक में पकड़ा गया था। तो प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1960 के रोम ओलंपिक में पहली बार खिलाड़ी यहाँ पे पकड़ा गया था, लेकिन इससे पहले भी 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक के अंदर भी खिलाड़ी पकड़ लिया गया था, लेकिन उस समय यहाँ पे नशे का इतना प्रचलन नहीं होने के कारण ये ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहा। लेकिन 1904 का सेंट लुइस ओलंपिक में भी खिलाड़ी के द्वारा नशा किया गया था, लेकिन पहली बार डोपिंग से संबंधित खिलाड़ी पकड़ लिया गया था वो यहाँ पे 1960 में पकड़ा गया था रोम ओलंपिक में। और उस पहली बार परीक्षण कब किया गया था, तो 1968 के ओलंपिक में पहली बार उसका परीक्षण किया गया था। अलग ये तीनों प्रश्न है वो अलग अलग प्रकार से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर भी ध्यान रखना है। तो 1968 में परीक्षण किया गया था, 1960 में पहला खिलाड़ी पकड़ा गया था, और 1904 भी आ सकता है सेंट लुइस, उस टाइम में भी खिलाड़ी पकड़ा गया था। तो 1904 और 1960 आए तो यहाँ पे अपने को 1904 करना है, लेकिन इसमें 1960 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो वो 1960 रहने वाला है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें जो कौन पकड़ा गया था वो मैं आपको बता दूं। तो 1960 में जो खिलाड़ी पकड़ा गया था वो डेनमार्क के साइकिलिस्ट है इनेमान जेनसन, वो यहाँ पे पकड़ा गया था, जिसकी
साइकिल से गिरकर मौत भी हो गई थी। और इसने कौन सा यहाँ पे नशा कर रखा था, तो एम्फेटेमाइंस का यहाँ पे सेवन कर रखा था। वो भी अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा फैक्ट नॉलेज के लिए। तो एम्फेटेमाइन का इसने सेवन कर रखा था। और डेनमार्क का साइकिलिस्ट खिलाड़ी था दोस्तों यहाँ पे साइकिलिस्ट इनेमान जेनसन, जो कि साइकिल से गिरकर मृत्यु हो गई थी। और जांच में यानी पता चला तो वो यहाँ पे एम्फेटेमाइन का सेवन निकला था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड का पहली बार कौन से ओलंपिक में प्रयोग किया गया है। दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है, इस कोड का पहली बार कौन से ओलंपिक में प्रयोग किया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोड क्या होते हैं, तो कोड मैं आपको बता दूं, जो वाडा होती है दोस्तों, वाडा होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी को, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे प्रतिवर्ष 1 जनवरी को नशे में कौन कौन से यानी कौन कौन सी चीज़ों का नशा करने से उसे नशे के अंदर माना जाएगा, वो लिस्ट जारी की जाती है। तो वो उस लिस्ट को अपन कोड के नाम से जानते हैं। तो वो पहली बार कौन से ओलंपिक में जारी की गई थी, यानी कौन कौन सी इंजेक्शन दवाइयों को अपन नशे के अंदर शामिल करते हैं, उसकी लिस्ट जारी करना वो कोड कहलाता है। तो वाडा के द्वारा जो पहली बार कौन से ओलंपिक में कोड जारी किया गया, तो प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2004 का जो एथेंस ओलंपिक था उसमें पहली बार वाडा के द्वारा वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड जारी किया गया था। ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14, क्लास को शेयर और लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, यहाँ पे डोपिंग के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो डोपिंग है, नशा है, उसके कितने प्रकार होते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। 10, 5, 4, 3। दोस्तों यहाँ पे डोपिंग होती है, खिलाड़ियों के द्वारा जो नशा किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है डोपिंग है वो यहाँ पे खिलाड़ी के द्वारा 3 प्रकार से डोपिंग की जाती है, यानी 3 प्रकार से नशे का सेवन किया जाता है ताकि वो अपनी जो उत्तेजक शक्ति है, उत्तेजक शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी शक्ति को बढ़ाते हैं शरीर में, उत्तेजक शक्ति को बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा मांसपेशियाँ यहाँ पे कार्य करती है, बल प्रदान करती है, तो वो डोपिंग कहलाती है शरीर के अंदर। और ये 3 प्रकार के डोपिंग करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे डोपिंग के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं, डायरेक्ट वो कोई भी इंजेक्शन टेबलेट ले लेते हैं, मान लो किसी भी टेबलेट को लेके या फिर किसी लिक्विड को पीकर वो डोपिंग का करते हैं, उससे अपनी उत्तेजक शक्ति को बढ़ाते हैं, उत्तेजक शक्ति को बढ़ा लेते हैं। दूसरा जो डोपिंग का प्रकार है वो रक्त डोपिंग या ब्लड डोपिंग है। ब्लड डोपिंग क्या होता है दोस्तों, ब्लड डोपिंग का मतलब होता है यानी अपने से निम्न, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, मान लो कोई खिलाड़ी है और वो खिलाड़ी अगर वो 35 साल का खिलाड़ी है और उसके द्वारा रक्त की डोपिंग की जाती है, तो उसके द्वारा 20 साल के खिलाड़ी का ब्लड अपने शरीर के अंदर यहाँ पे चढ़वा लिया जाता है, क्योंकि छोटी एज का जो खिलाड़ी होता है उसका अगर ब्लड अपने शरीर में चढ़ाते हैं तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करता है, यानी शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा बनाने की कैपेसिटी लेकर जाने की रखता है, जिसके कारण वो ब्लड डोपिंग या रक्त डोपिंग कहलाती है। और तीसरा जो डोपिंग का प्रकार है वो जीन डोपिंग होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इसके द्वारा चेंज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे डोपिंग के 3 प्रकार है, नशीली दवाओं का सेवन, रक्त डोपिंग, ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग। ये भी अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, क्लास को शेयर और लाइक आप करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा, खेलों में डोप टेस्ट से क्या अभिप्राय है, यानी खेलों में डोप टेस्ट किया जाता है उससे क्या अभिप्राय है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो रक्त का सैंपल, यूरिन, सेल का सैंपल या फिर उपरोक्त सभी, यानी किसके द्वारा डोप टेस्ट का परीक्षण किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे इसमें बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, पहले भी पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे डोप टेस्ट। खेलों में जो डोप टेस्ट किया जाता है उसका मतलब होता है कि खिलाड़ी का यूरिन का सैंपल लिया जाता है और उस यूरिन यानी मूत्र का जो सैंपल लिया जाता है उसकी प्रयोगशाला में चेक किया जाता है कि इसने नशीली दवाओं का सेवन या कोई ब्लड डोपिंग या फिर कोई और जीन डोपिंग तो नहीं कर रखा है, तो इसका सैंपल लिया जाता है, वह यूरिन का लिया जाता है। आजकल दोस्तों यहाँ पे यूरिन के अलावा रक्त का सैंपल भी लेने लग गए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन और पहले जो माना गया ऑप्शन वह यूरिन का सैंपल ही माना गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों में इसमें यूरिन का सैंपल लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसके व्याख्या के तौर पर भी कुछ बताया गया है, उसको मैं आपको एक बार बता दूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे डोप टेस्ट के लिए खिलाड़ियों में ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे डोप टेस्ट के लिए खिलाड़ियों के यूरिन यानी पेशाब का परीक्षण किया जाता है। सैंपल एक बार ही लिया जाता है, लेकिन खिलाड़ी चाहे तो दोबारा अपील कर सकते हैं। यानी किसी भी खिलाड़ी का अगर जो वाडा है उसके द्वारा एक बार ही सैंपल लिया जाता है, और उसमें अगर फिर भी अगर कोई खिलाड़ी अगर उसके खिलाफ फिर भी बार बार उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है डोपिंग की, तो उसके पहले चरण दोबारा भी उसमें वो ले सकते हैं परीक्षण के लिए, यानी यूरिन का जो दोबारा परीक्षण टेस्ट ले सकते हैं। पहले चरण को ए और दूसरे चरण को बी कहा जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, जो पहली बार डोप टेस्ट के लिए जो यूरिन इकट्ठा किया जाता है उसे पहला चरण कहते हैं, उसकी जांच की जाती है। अगर दोबारा फिर से लेते हैं तो उसे बी चरण कहते हैं। खिलाड़ी ए पॉजिटिव पाए गए तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लेकिन अगर खिलाड़ी ए जो पहला चरण है उसमें अगर पॉजिटिव पाया जाता था तो उसे अपन यहाँ पे निलंबित प्रतिबंधित कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कितने प्रकार की डोपिंग के अंदर क्या क्या लेते हैं, तो डोपिंग के अंदर अपन स्टेरॉइड ले सकते हैं, पेप्टोइड हार्मोन ले सकते हैं, नारकोटिक्स ले सकते हैं, डाययूरेटिक्स ले सकते हैं और ब्लड डोपिंग। ये 5 प्रकार के यहाँ पे डोपिंग के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं या नशीली दवाएं होती है। यानी स्टेरॉइड, पेप्टोइड, नारकोटिक्स, डाययूरेटिक्स और ब्लड डोपिंग के अंदर अपन यहाँ पे ब्लड का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे दोस्तों यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने को यहाँ पे इनके नाम भी याद रखना है, स्टेरॉइड, पेप्टोइड, नारकोटिक्स, डाययूरेटिक्स और ब्लड डोपिंग। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी जिसे अपन नाडा के नाम से जानते हैं की स्थापना कब हुई? दोस्तों यहाँ पे पहले थी वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी थी, लेकिन ये अभी ये राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसे अपन नाडा के नाम से जानते हैं। वो यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके पहले जो वर्ल्ड में थी वो वाडा के नाम से थी, जिसे अपन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जानते थे। तो दोस्तों राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी जो देश के अंदर कार्य करती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है, इसकी स्थापना यहाँ पे 24 नवंबर 2005 को की गई थी। इसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे 2014 के अंदर भी एक बार संशोधित लिस्ट जारी की गई, तो 2014 इसका यहाँ पे संशोधित रहने वाला है। लेकिन इसकी स्थापना पहली बार 24 नवंबर 2005 को राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी जिसे अपन नाडा के नाम से जानते हैं इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है जिसे अपन नाडा के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय या हेड क्वार्टर कहाँ है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों नेशनल डोपिंग एजेंसी जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली के अंदर नाडा का यहाँ पे हेड क्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए दोस्तों, यहाँ पे शेयर और लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों यहाँ पे जो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है उसका जिसे अपन नाडा के नाम से जानते हैं उसका वर्तमान अध्यक्ष या प्रेजेंट प्रेसिडेंट अपने को यहाँ पे कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों नाडा का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, इसकी स्थापना यहाँ पे 24 नवंबर 2005 को की गई थी, और इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो सिद्धार्थ सिंह लोकजाम है ये नाडा का वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 रहेगा, रीढ़ की हड्डी का पेट की तरफ झुकना कौन सी विकृति होती है? दोस्तों यहाँ पे जो रीढ़ यानी मेरुदंड है इसका पेट की तरफ या उधर की तरफ झुकना कौन सी विकृति या डेरिवेशंस है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों पोस्चर या आसन से संबंधित प्रश्न है। पोस्चर या आसन इससे संबंधित प्रश्न है, और ये क्लास अपन जल्दी यहाँ पर लेने वाले हैं। लगभग 2-3 दिन में ये अपनी पोस्चर और आसन की क्लास भी थ्योरी की सुबह 9 बजे आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का पेट की तरफ झुकना कौन सी विकृति होती है? दोस्तों ये अपना मान लो कोई व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कोई व्यक्ति है, इसका ये अपने यहाँ पे व्यक्ति है, इसकी ये रीढ़ की हड्डी है। वैसे रीढ़ की हड्डी यह है और ये इसकी पेट की तरफ आगे की तरफ घूम जाती है, ऐसी सीधी हो जाती है, यानी पीछे से वो ऐसी हो जाती है आगे की तरफ घूम जाए, तो उसे अपन कौन सी विकृति कहते हैं? प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन यहाँ पे
लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 20 रहने वाला है, पीठ के पीछे कुबड़ बनना कौन सी विकृति होती है। दोस्तों यहाँ पे पीठ के पीछे कुबड़ सा बन जाता है तो उसे कौन सी विकृति के नाम से जानते हैं। ये भी यहाँ पे जो पोस्टर आसन से संबंधित प्रश्न पूछे गए वो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। ये जो अपने यहाँ पे व्यक्ति है, लेकिन ये इसकी मान लो ये गर्दन है, इसके पीठ के पीछे ऐसा सा कुबड़ सा बन जाता है तो वो कौन सी विकृति यहाँ पे होती है। ये इसका हाथ है मान लो दोस्तों। तो यहाँ पे जो पीठ के पीछे ये कुबड़ सा बन जाता है, ऐसा गोलाकार पीठ की निकल के आ जाती है कंधे के नीचे, तो वो कौन सी विकृति होती है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन काइफोसिस के नाम से जानते हैं। काइफोसिस ये यहाँ पे विकृति कहलाती है काइफोसिस, जिसे अपन पश्य कुब्जता के नाम से जानते हैं। उत्तल वक्रता के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे नाम याद रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का लेटरल फ्लेक्शन कौन सी विकृति में होता है। दोस्तों यहाँ पे रीढ़ की जो हड्डी है, जो मेरुदंड है, उसका लेटरल फ्लेक्शन कौन सी विकृति में होता है। लेटरल फ्लेक्शन का मतलब है दोस्तों साइड में, यानी किसी भी एक साइड में वो लेटरल फ्लेक्शन कहलाता है। मान लो ये व्यक्ति है और इसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसका किसी भी एक तरफ झुकाव हो जाता है, ऐसे दाएं या बाएं ऐसे घूम जाती है, तो उसे अपन यहाँ पे लेटरल फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उसमें एक ही झुकाव आ जाता है एक साइड में तो उसे अपन सी शेप के नाम से जानते हैं। सी शेप दोस्तों यहाँ पे सी शेप, और दोनों तरफ एक इधर भी और दूसरी साइड भी डबल घूम जाती है तो उसे अपन एस शेप के नाम से जानते हैं। सी शेप होता है दोस्तों उसे अपन, अब ये जो घुमाव आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, इसे अपन कौन सी विकृति के नाम से जानते हैं, तो वो स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। यानी रीढ़ की हड्डी का जो लेटरल फ्लेक्शन हो रहा है दोस्तों, लेटरल साइड में कोई सी भी साइड दाएं या बाएं, तो उसे अपन स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। अगर एक साइड में होता है उसे अपन सी शेप, और दोनों साइड में होता है तो एस शेप लेटरल फ्लेक्शन होता है, सॉरी स्कोलियोसिस कहते हैं। सी शेप को अपन सिंगल स्कोलियोसिस, एस शेप को अपन डबल स्कोलियोसिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, नोक नी को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ नोक नी को अन्य किस नाम से, नोक नी है ये पैरों से संबंधित बीमारी है दोस्तों, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों नोक नी। अब दोस्तों नोक नी होता है और उसे अपन अन्य किस नाम से जानते हैं। दोस्तों नोक नी आपने देखा होगा, मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति ये पीठ होती है कमर वाला भाग, और इसके बाद में ये पैरों का भाग होता है। मान लो ये पैरों का हिस्सा है तो ये दोनों तरफ ये पैरों का हिस्सा होता है दोस्तों, ऐसे इसके दोनों तरफ पैर निकल के आ जाते हैं तो उसे अपन नोकनी के नाम से जानते हैं। यानी बीच में घुटने इसके टच होने लग जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे घुटने टच होने लग जाते हैं तो उसे अपन नोकनी के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों नोकनी को अन्य अपन जो नाम से जानते हैं उसे अपन जेनु वेलगम कहते हैं दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जेनु वेलगम, यानी नोक नहीं होती है वो जेनु वेलगम होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, बो लेग को अन्य किस नाम से जानते हैं। दोस्तों ये भी पैरों से संबंधित है। बो लेग जिसे अपन अन्य किस नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। बो लेग को अपन पैर अन्य किस नाम से जानते हैं। दोस्तों ये कमर का भाग है और ये जो पैर होते हैं इसमें पैर अब जो उससे अलग पोजीशन में आएंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं उससे अलग पोजीशन में होंगे। ये पैर है, ये पैरों का पोजीशन होती है। इसमें जो पैर होते हैं दोस्तों वो यहाँ पे बीच में से चौड़े हो जाते हैं। नोकनी में कैसे हो रहे थे दोस्तों, तो नोकनी में वो पैर ये अब चौड़े हो गए तो इसे अपन बो लेग के नाम से जानते हैं। और अगर ये दोनों टच होते हैं तो उसे अपन जेनु वेलगम या नोकनी के नाम से जानते हैं। उल्टा है दोस्तों, नोकनी में दोनों पैर टच होंगे और दोनों घुटनों के बीच में अगर जगह हो जाती है, ज़्यादा चौड़े हो जाती है, तो उसे अपन बो लेग के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 23 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन अन्य नाम है वो जेनु वेरम रहने वाला है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 रहेगा यहाँ पे, सैडल बैग किस विकृति को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे सैडल बैग है वो किस विकृति को कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सैडल बैग किस विकृति को कहते हैं। दोस्तों सैडल बैग का मतलब होता है घोड़े की पीठ जैसी, घोड़े की पीठ होती है ना, घोड़े की पीठ होती है वो दोस्तों ऐसे लचक वाली होती है, और ये बाद में घोड़े का सिर होता है यहाँ पे,
तो जो पीठ होती है ऐसी लचक वाली, वो कौन सी विकृति कहलाती है? अब जो मनुष्य में होती है दोस्तों, ये उसका सिर होता है और ये इसका पेट आगे की तरफ, यानी कमर का पीछे का भाग ऐसे झुक के आ जाता है पीठ, और ये पेट निकल के आ जाता है, यानी पीछे से ऐसी झुकाव होता है, वो कौन सी विकृति में होता है? तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, यानी लॉर्डोसिस होता है, इसके अंदर यहाँ पे सैडल बैक की विकृति भी होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों यहाँ पे, केलोस हंचबैक किस विकृति को कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे केलोस हंचबैक है वो किस विकृति को कहते हैं? स्कोलिसिस, काइफोसिस, पिजन चेस्ट या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों केलोस हंचबैक ये ज़्यादातर ऐसे लोगों में पाया जाता है जो बैठकर काम करते हैं, जैसे दर्जी हो गया, साथ में ही बागवानी यानी माली होता है, बागवानी जो बैठे बैठे काम करते हैं, उसके पीठ के पीछे कुबड़ सा निकल के आ जाता है, उसे अपन केलोस हंचबैक कहते हैं। तो पीठ के पीछे जो कुबड़ निकलता है उसे कौन सी बीमारी विकृति होती है? उसे अपन काइफोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, और कल सुबह दोस्तों यहाँ पे 9 AM पर आपको क्लास मिलेगी थ्योरी की, वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे 9 AM पर, वो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों यहाँ पे आपको उत्तोलक यानी लीवर से संबंधित, तो वो आप जरूर क्लास सुबह 9 AM पर ले ले। प्रश्न नंबर 26 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, फ्लैट फुट का मापन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे फ्लैट फुट है, इसका मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों फ्लैट फुट क्या होता है? तो जो अपना पैर होता है, ये मान लो कोई पैर है, तो ये इसकी पैर की पोजीशन होती है ऐसी, ये तो बीच में थोड़ा सा यहाँ पे गड्ढा होता है, तो ये सही पैर है। लेकिन एक पैर ऐसा होता है जो आगे से बिल्कुल सपाट होता है ऐसे, तो ये नीचे से बिल्कुल सपाट है, इसे फ्लैट फुट के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मल फुट है। और एक पैर में ज़्यादातर गड्ढा पाया जाता है, तो वो सुपिनेटेड फिट होता है, यानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर गड्ढा पाया जाता है, तो उसे अपन सुपिनेटेड होलो फिट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो फ्लैट फुट है, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन पेडोमीटर या पेडोग्राफ भी कहते हैं, पेडोमीटर के द्वारा या फिर पेडोग्राफ भी आ सकता है, तो दोनों ही के द्वारा यहाँ पे अपन इसका मापन करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे, 7 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाएगी? दोस्तों यहाँ पे 7 टीमें हैं, प्रतियोगिता या नॉकआउट है, एकल नॉकआउट, उसमें कितनी बाइज दी जाएगी ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों नॉकआउट प्रतियोगिता में अपन बाइज की जो फॉर्मूला होता है उसे अपन पावर ऑफ 2 के नाम से जानते हैं। पावर ऑफ 2 की माइनस करते हैं टीमों की संख्या को, पावर ऑफ 2 नेक्स्ट पावर ऑफ 2। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पावर ऑफ 2 के अंदर अपन टीमों की संख्या को घटाते हैं, तो वो बाइज की संख्या निकल के आती है। तो टीम कितनी है? 7, 7 से नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना है? तो 2, 4, 8, 16, 32, ये पावर ऑफ 2 है। तो 7 से नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी है? 8। तो 8 में से 7 टीमों की संख्या है वो घटाएंगे, तो यहाँ पे 1 बाई निकल के आएगी। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 बाई दी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों, प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों यहाँ पे प्रकृतिवाद है, इसका जनक है वो किसे माना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। रूसो, प्लेटो, अरस्तु या फिर जॉन डेवी? इजी प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, रूसो को अपन यहाँ पे प्रकृतिवाद का जनक कहते हैं। आदर्शवाद का जनक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 29, निम्न में से किसे परिवर्तन का काल कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन है जो परिवर्तन का काल या चेंजिंग पीरियड के नाम से जानते हैं? वो कौन सा काल है? होमर, स्पार्टा, पूर्व एथेंस, उत्तर एथेंस? कौन सा काल है जो परिवर्तन या चेंजिंग टाइम पीरियड के नाम से जाना गया है? दोस्तों यहाँ पे यूनान से संबंधित जो 4 काल दिए गए हैं, उनमें से जो चेंजिंग का काल है वो कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे उत्तर एथेंस काल है, वो यहाँ पे परिवर्तन का काल या चेंजिंग पीरियड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 30, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुई? दोस्तों यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसे अपन यहाँ पे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों यहाँ पे स्विट्जरलैंड में है, इसकी स्थापना कब हुई? दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2022, यहाँ पे 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है।
कि WHO की स्थापना कब हुई। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे WHO की नहीं पूछी गई, तो वो UNO की पूछी गई थी। UNO की स्थापना पूछी गई थी, तो ये भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, WHO भी। तो प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे WHO की स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसीलिए अपन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सबसे ज़्यादा कौन से देश ने की है। दोस्तों यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम है, इनकी मेजबानी या जो आयोजन है ऑर्गेनाइज, वो सबसे ज़्यादा कौन से देश के द्वारा किया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम की जो शुरुआती हुई थी वो कब हुई थी, तो वो 1930 को हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुई थी। हैमिल्टन कनाडा के अंदर पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था। और 2022 के अंदर जो खेल किए गए थे, 22वें राष्ट्रमंडल खेल, वो कौन सी जगह किए गए थे, वो भी अपने को यहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में। तो राष्ट्रमंडल खेलों की सबसे ज़्यादा मेजबानी करने वाला देश है वो दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया गया था। भारत के अंदर 2010, ध्यान रखना है दोस्तों, भारत में 2010 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, यहाँ पे नारंग कप का संबंध किस खेल से। दोस्तों पे नारंग कप है, इसका संबंध है वो कौन से खेल से है, शतरंज, जूडो, बैडमिंटन या फिर पोलो। चले दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे नारंग कप है, इसका संबंध यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित होता है। नारंग कप दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इटाइटाई, मधुमेह, कैडमियम या ब्लू बेबी सिंड्रोम। दोस्तों प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है वो यहाँ पे मधुमेह, जिसे अपन डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन होता है। और इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकला जाता है, तो वो अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा सेल होती है, बीटा सेल से यहाँ पे निकलता है, जिसे अपन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 34, खेलों में सबसे ज़्यादा कौन सी चोट लगती है। दोस्तों यहाँ पे खेलों के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो चोट लगती है वो कौन सी लगती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। स्प्रेन, स्ट्रेन, स्टिफनेस, डिसलोकेशन। खेलों में जो सबसे ज़्यादा चोट लगती है वो कौन सी है। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो चोट लगती है उसे अपन स्प्रेन कहते हैं। खेलों में ज़्यादा चोट स्प्रेन लगती है। स्प्रेन को यहाँ पे अपन मोच के नाम से जानते हैं। और दोस्तों स्प्रेन सबसे ज़्यादा किसकी चोट होती है, तो वो लिगामेंट की चोट होती है। स्प्रेन लिगामेंट की चोट है। और लिगामेंट क्या करता है दोस्तों, तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम, बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम है वो यहाँ पे लिगामेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कराटे और जूडो प्रशिक्षक को जापान में क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो कराटा और जो जूडो का प्रशिक्षक है उसको जापान में अपन किस नाम से या क्या कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सेंसाई, जूडोका, कामाते या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो जूडो और जो कराटे के जो प्रशिक्षक है उसे अपन जापान में किस नाम से जानते थे, तो उसे अपन सेंसाई के नाम से जानते हैं, सेंसाई के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेंसाई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों यहाँ पे, हड्डियों के फ्रैक्चर को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों हड्डियों के फ्रैक्चर को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जो फ्रैक्चर होते हैं हड्डियों का वो कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। 5, 4, 3, 2। दोस्तों हड्डियों के फ्रैक्चर को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, तो चले दोस्तों यहाँ पे हड्डियों का जो फ्रैक्चर होता है उसे अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों फ्रैक्चर के प्रकार होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मूलतः फ्रैक्चर को यहाँ पर पूछा गया है वो कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 2 प्रकार में अपन यहाँ पे फ्रैक्चर को वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों,
हड्डियों के फ्रैक्चर को कौन से दो प्रकार के होते हैं? दोस्तों हड्डियों का जो फ्रैक्चर होता है वह दो प्रकार का कौन सा होता है? क्योंकि अपन ने हड्डियों के फ्रैक्चर को कितने प्रकार में बांटा है, तो दो प्रकार में बांटा है। तो वो दो प्रकार कौन से होते हैं ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है। तो साधारण या बंद फ्रैक्चर, संयुक्त या खुला फ्रैक्चर, मोल्डेड या मिश्रित फ्रैक्चर, या फिर ए बी दोनों। दोस्तों जो दोनों प्रकार हड्डियों को दो फ्रैक्चर में हड्डियों के फ्रैक्चर को दो प्रकारों में बांटा गया है, वो यहाँ पे एक खुला और एक बंद। यानी बंद फ्रैक्चर होता है उसे अपन साधारण फ्रैक्चर, और जो खुला फ्रैक्चर होता है उसे अपन संयुक्त फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। यानी ए और बी इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 रहेगा यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे डायथर्मी कितने प्रकार की होती है? दोस्तों यहाँ पे जो चिकित्सा के जो थेरेपी होती है उसमें जो डायथर्मी है वो कितने प्रकार की होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। 5 4 3 1। दोस्तों डायथर्मी जो विद्युतीय चिकित्सा होती है, यानी विद्युत के द्वारा विद्युतीय चिकित्सा होती है, वो उसे अपन डायथर्मी के नाम से जानते हैं। तो डायथर्मी कितने प्रकार की होती है? प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो 3 प्रकार की डायथर्मी होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 39, डायथर्मी के कौन से प्रकार होते हैं? दोस्तों यहाँ पे डायथर्मी के कौन से प्रकार होते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों इससे पहले बताया गया कि डायथर्मी कितने प्रकार की, दोस्तों 3 प्रकार की होती है डायथर्मी। तो इसके कौन से प्रकार होते हैं? लॉन्ग वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव या वेव डायथर्मी, अप्रोक्स सभी। दोस्तों लॉन्ग वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव जिसे अपन शॉर्ट वेव के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी उसे अपन माइक्रोवेव भी कहते हैं, और वेव डायथर्मी उपरोक्त सभी, यानी तीनों प्रकार की डायथर्मी होती है। वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव या शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखें दोस्तों। प्राथमिक उपचार को किस एसोसिएशन ने सर्वप्रथम अपनाया? दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एड है, प्राथमिक उपचार है, ये किस एसोसिएशन के द्वारा सर्वप्रथम अपनाया गया था ये अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जो प्राथमिक उपचार जिसे अपन फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं, फर्स्ट एड, तो वो सर्वप्रथम किसके द्वारा यहाँ पे अपनाया गया था? प्रश्न नंबर 40 से आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे सर्वप्रथम फर्स्ट एड को अपनाया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखें दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द कब आया? दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है स्पोर्ट्स मेडिसिन, यानी खेल चिकित्सा शब्द है, वो सब सर्वप्रथम कब आया था ये अपने को यहाँ पे बताना है। स्पोर्ट्स मेडिसिन शब्द है वो कब आया था? और क्लास को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों। सुबह 9 AM पर जो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी थ्योरी की, वो यहाँ पे दोस्तों उत्तोलक से संबंधित क्लास रहेगी। आप क्लास को जरूर सुबह ज्वाइन करें। यहाँ से सीधा 2 प्रश्न, थर्ड ग्रेड 2022 में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे सीधे। तो 2 प्रश्न निश्चित तौर से पूछे जाते हैं। तो उसका जो पार्ट नंबर 1 है वो कल आएगा 9 बजे। वो पार्ट नंबर 2 है वो नेक्स्ट दिन आएगा। तो ये आपको 2 क्लास उत्तोलक से संबंधित जरूर लेनी है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा 41 का सही आंसर। 1928 का जो शीतकालीन ओलंपिक है दोस्तों, उसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द पहली बार यहाँ पे आया था, काम में लिया गया था। तो वो शीतकालीन ओलंपिक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखे दोस्तों यहाँ पे डायफ्राम मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे डायफ्राम मांसपेशी है, इसमें अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ डायफ्राम मांसपेशी कहाँ होती है। तो ये अपनी पसलियाँ होती है दोनों तरफ, इन दोनों तरफ पसलियों के नीचे ध्यान रखना है, यहाँ पे डायफ्राम मांसपेशी पाई जाती है। अर्धचंद्राकार रूप में होती है डायफ्राम मांसपेशी। तो जैसे अपन श्वास लेते हैं तो ऊपर जाती है, छोड़ते हैं तो नीचे आती है। तो ये डायफ्राम मांसपेशी पसलियों के नीचे होती है। तो यह इसमें अगर क्रैम्प आ जाए तो क्रैम्प को अपन किस नाम से जानते हैं? बाएंटे के नाम से जानते हैं, बाएंटा, जिसे अपन सामान्य भाषा में बाएंटा बोलते हैं। तो वो डायफ्राम मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाता है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, अपन उसे स्टिच के नाम से जानते हैं। स्टिच का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे अपन वैसे स्टिच को देखते हैं तो टाँका लगाना होता है, टाँका लगाना, लेकिन स्टिच का मतलब तीक्ष्ण दर्द होता है, तीक्ष्ण, बहुत तीक्ष्ण दर्द होता है, जैसे कोई सुई चुभती है वैसे तीक्ष्ण दर्द होता है, इसे स्टिच कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखें दोस्तों यहाँ पे खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई? दोस्तों खेल चिकित्सा विज्ञान यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन साइंस है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है ये अपने को यहाँ पे बताना है। यूनान, अमेरिका, भारत, जर्मनी।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 से आंसर रहेगा दोस्तों। खेल चिकित्सा विज्ञान है, इसकी उत्पत्ति यहाँ पे यूनान में हुई थी सबसे पहले। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न, और यहाँ पे 45 प्रश्नों के बाद में दोस्तों 10 मिनट की करंट जी के ध्यान रखना है दोस्तों। 10 मिनट की यहाँ पे करंट फर्स्ट पेपर से 10 मिनट की यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित बूस्टर डोज भी आपको करवाई जाएगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो वो आप 10 मिनट की बूस्टर डोज भी 45 प्रश्न के बाद में आप जरूर लें। प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, यहाँ पे घाव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहाँ पे घाव है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। घाव को अपन वुंड के नाम से जानते हैं, वुंड्स के नाम से जानते हैं। तो घाव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। घाव को अपन 4 प्रकार बताए गए हैं। घाव के कितने प्रकार होते थे वो दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए दोस्तों, घाव के 4 प्रकार कौन से हैं वो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, यहाँ पे घाव के कौन से प्रकार होते हैं, घाव के कौन से प्रकार होते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों, इससे पहले वाले प्रश्न में देखा कि घाव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यानी घाव का जो प्रकार है वो उसे अपन शॉर्ट में देखें तो पीला के नाम से जानते हैं। यानी पंक्चर्ड, इंसिचर, लेसरेशन और एब्रेजन, इसे अपन 4 प्रकार से जानते हैं। पंक्चर्ड, इंसिचर, लेक्रेशन और एब्रेजन, यानी 4 प्रकार का घाव होता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आएगा दोस्तों। लेक्रेशन, एब्रेजन, पंक्चर्ड, इंसिचर यहाँ पे पीला के नाम से जानते हैं। तो पीला यानी घाव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, 45 प्रश्नों का एनालिसिस किया। कितने प्रश्नों को आप सही जवाब दे पाए वो आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अब अपन यहाँ पे 10 मिनट की यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित जीके की डोज भी देखते हैं। और आज का जो अपना जीके का डोज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है जीके के बूस्टर डोज में जो टॉपिक रहेगा वो वर्तमान में राजस्थान के 20 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, वो उनके बारे में अपना यहाँ पे 10 मिनट की फैक्ट रहेगा। तो 20 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पे वर्तमान में राजस्थान के अंदर। तो वो कौन कौन सी जगह हैं वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, 20 कंजर्वेशन रिजर्व में वर्तमान में हाल ही में बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर और वाडाखेड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है सिरोही में, उसको भी कंजर्वेशन में शामिल कर लिया गया है। इन दोनों को शामिल करने पर अब कितने हो गए, तो 20 हो गए। यानी लेटेस्ट कौन से बने हैं, तो बागदड़ा क्रोकोडाइल जो उदयपुर में है और वाडाखेड़ा जो सिरोही में है, यानी ये 19वां है और ये 20वां है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब टोटल 20 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। तो उनमें से कौन कौन से हैं वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 1 से 5 तक देखते हैं। सर्वप्रथम अपन यहाँ पे सबसे पहले तो बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है, टोंक में है। बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक में जो 2008 में बना था। दूसरा है जोहोड़ बीड़ गढ़वाल, ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरा जो कंजर्वेशन रिजर्व है जोहोड़ बीड़ गढ़वाल, ये बीकानेर में है, ये भी 2008 में बना था। तीसरा जो सुंदा माता है कंजर्वेशन रिजर्व, वो ये जालोर और सिरोही के अंदर है, स्पेशली जालोर में भी आता है। तो ये भी 2008 में बना था। 3 कंजर्वेशन रिजर्व अपन ने देख लिए हैं। चौथा है वो है गुड्डा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व, ये जोधपुर में है, 2011 में बना था। और 5वां जो कंजर्वेशन रिजर्व शाकंभरी, ये सीकर और झुंझुनू की सीमा पर है, 2012 में बना था। तो दोस्तों, अपन ने 5 कंजर्वेशन रिजर्व देख लिए 20 के अंदर में से। पहला बीसलपुर, दूसरा जोड़बीड़ गढ़वाल बीकानेर, तीसरा सुंदा माता जालोर, चौथा गुड्डा बिश्नोई जोधपुर, 5वां शाकंभरी जैसे अपन सीकर झुंझुनू कहते हैं। तो 5 कंजर्वेशन रिजर्व अपन यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट और आगे देखे दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट और अगला रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर से 11 नंबर तक देखे दोस्तों। यहाँ पे वो रहने वाला है गोगेलाव, जो कहाँ स्थित है, नागौर के अंदर स्थित है। गोगेलाव कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वो नागौर के अंदर स्थित है। गोगेलाव नागौर के अंदर स्थित है। बीड़ झुंझुनू में स्थित है। रोटू नागौर के अंदर स्थित है। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंदर स्थित है। जवाई बांध लेपर्ड पाली में स्थित है। और बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। बांसियाल खेतड़ी बागौर झुंझुनू में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे झुंझुनू में 2 है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक बीड़ झुंझुनू है, 3 यहाँ पे अभी इसी स्लाइड में दिए गए हैं। तो छठा कौन सा है, गोगेलाव जो नागौर में स्थित है। बीड़ झुंझुनू के अंदर स्थित है, 2012 में बना था। रोटू नागौर के अंदर स्थित है, ये भी 2012 में। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व, ये कोटा के अंदर है, 2012 में बना है। और जवाई बांध लेपर्ड पाली के अंदर है, 2013 में बना है। और बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू 2017 और बांसियाल खेतड़ी बागौर झुंझुनू 2018, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 20 के अंदर से अपन ने 12 कंजर्वेशन रिजर्व अपन ने देख लिए हैं। ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, कंजर्वेशन रिजर्व और क्लास कैसी लगी और बूस्टर डोज भी आपको कैसी लगी 10 मिनट वाली, वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपने सुझाव।
आगे देखिए दोस्तों 13वां जो कंजर्वेशन रिजर्व उसमें अपन जवाई बांध लेपर्ड जो पाली के अंदर है 2018 में, सेकंड है दोस्तों, ये सेकंड वाला है। दूसरा आगे देखिए दोस्तों मनसा माता है वो झुंझुनू 2019, शाहबाद के जंगल 12 2021 लेटेस्ट है दोस्तों अभी, और 2016 सॉरी यहाँ पे रणखार है जालोर, ये 2022 के अंदर अभी ये भी लेटेस्ट है। और 17वां है वो शाहबाद तलाई 12 के अंदर है 2022 में, ये भी लेटेस्ट है। और 2000 जो 18वां है बीड़ घास फूल या खुर्द, ये 18वां है, ये भीलवाड़ा के अंदर है, ये भी 2022 में है, तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 12वां अपने को बांसियाल खेतड़ी बागोर झुंझुनू जमाईबाद लेपर्ड सेकंड पाली के अंदर 2018 बना। 13वां है 14वां है वो मनसा माता झुंझुनू 2019, 15वां है शाहबाद के जंगल 12 2021 में बना है। 16वां रणखार जालोर 2022 में बना है। और 17वां है शाहबाद तलाई 12 2022 में बना है। और 18वां है बीड़ घास फूल या खुर्द 2 भीलवाड़ा के अंदर स्थित है 2022 में बना है। ये अपने को यहाँ पे लेटेस्ट याद रखने हैं। आगे देखें दोस्तों 20 के अंदर अब 2 कंजर्वेशन रिजर्व और बचे हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 19वां कौन सा है, तो 19वां है वो बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व जो कहाँ है स्थित है उदयपुर के अंदर है, 2022 में बना है। और नवीनतम 2022 में ये बना है जिसे अपन वाडाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व के नाम सिरोही में स्थित है, वो नवीनतम 2022 में ही बना है। तो दोस्तों वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, तो 20 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर शेयर करिए। क्लास अच्छी लगी तो आप शेयर और लाइक जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ शेयर और लाइक जरूर करेंगे आप। और सुबह 9 बजे अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास वो लेने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे उत्तोलक से संबंधित यानी लीवर, जहाँ से सीधा 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों सुबह 9 बजे थ्योरी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।